हेलो दोस्तों, मैं बुलू रंजन स्वागत करता हूं मेरा चैनल यांत्रिक बुलू पर। आज हम हाजिर है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है मास प्रोडक्शन। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मास प्रोडक्शन क्या होती है और उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। उसके साथ जानेंगे सिलेक्टिव असेंबली और अनसिलेक्टिव असेंबली का मतलब क्या है, और उसके साथ डिस्कशन करेंगे इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में, और अंत में जानेंगे लिमिट सिस्टम का मतलब क्या है और उसका ज़रूरत क्यों पड़ती है मास प्रोडक्शन। तो देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल यांत्रिक बुलू को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहिए। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ यूनिट, कंपोनेंट और पार्ट इन लार्ज नंबर्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। मतलब बड़े पैमाने पर उत्पाद को प्रोड्यूस करेंगे जिसका क्वालिटी को भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, का पार्ट हो गया, कंपोनेंट हो गया, कोई भी चीज़ हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे क्वालिटी को मेंटेन के साथ। पहले का ज़माना में मास प्रोडक्शन नहीं था, लोग को पता नहीं था कि मास प्रोडक्शन क्या है। तो पहला ज़माने में बहुत स्लो काम होता था। सपोज कोई कार बनाते थे तो वो बहुत दिन लग जाता था, सब लगे रहते सब काम में। तो 1913 में फोर्ड मोटर्स, कार बनाने वाली कंपनी फोर्ड मोटर्स 1913 में एक असेंबली लाइन लॉन्च किया। उसमें क्या किया गया ना, सपोज कोई इंजन फिटिंग करेगा, उसका काम रह गया वो सिर्फ इंजन फिट करेगा। उसके बाद सपोज कोई लाइट फिट किया, कोई व्हील फिट किया, कोई डोर फिट किया, तो सब फिट किया। तो वो स्पेशलाइज लोग के लिए वो स्पेशलाइज काम दे दी गया। उसमें क्या हुआ ना, टाइम रिड्यूस हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, कार का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गया। उसमें कंपनी के बेनिफिट हुआ, कंपनी के साथ साथ कस्टमर को भी बेनिफिट हुआ। तो 1913 में पहले फोर्ड कंपनी असेंबली लाइन लॉन्च किया था। अभी का ज़माने में सब कार, बाइक और बहुत सारा जो असेंबली इंडस्ट्री में असेंबली लाइन में काम होती है। एडवांटेजेस ऑफ मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का एडवांटेजेस क्या है, देखिए मैं अभी आपको समझाया कि मास प्रोडक्शन होने से क्या फ़ायदा, आप उसी में ही समझ पाए होंगे। इसमें क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, कंपोनेंट का जो निर्माण समय हो वो घट जाता है, कम हो जाता है, कॉस्ट ऑफ पीस इज रिड्यूस। और ओब्वियसली जब लेबर चार्जेस घट जाएगा तो कंपोनेंट का कॉस्ट भी घट जाएगा, जब मास प्रोडक्शन होगा घट जाएगा। तो क्या हुआ, जो कंपोनेंट है उसका जो लागत वो घट गया। स्पेयर पार्ट कैन मेड क्विकली अवेलेबल, स्पेयर पार्ट जल्दी उपलब्ध कराया जा सकता है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इम्प्रूव्ड, उसका जो क्वालिटी में भी इम्प्रूव हो गया, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी वो भी इम्प्रूव हो गया। डिसएडवांटेजेस ऑफ मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का डिसएडवांटेजेस क्या है ना, हमको स्पेशल प्रपोज मशीन ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हम सपोज हम पहले ये कर दे कि यही प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए स्पेशल प्रपोज मशीन ज़रूरत पड़ेगा। इनिशियल एक्सपेंडिचर भी हाई हो जाएगा, पहले हम जो मशीन सेट करेंगे तो उसके लिए एक्सपेंडिचर भी हाई हो जाएगा, और जिग्स एंड फिक्सर का भी ज़रूरत पड़ेगा। सिलेक्टिव असेंबली। सिलेक्टिव असेंबली आपको समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक नट है, वो सिर्फ एक ही बोल्ट में, इसमें बहुत सारा बोल्ट रखा गया मगर वो सिर्फ एक ही बोल्ट के साथ फिट होगा। तो उसका मतलब एक नट परफेक्ट एक बोल्ट के लिए बनाया गया है, वो दूसरे के साथ फिट नहीं होगा, उसको सिलेक्टिव असेंबली बोला जाता है। ठीक है, और नॉन सिलेक्टिव असेंबली मतलब क्या है, इसमें बहुत सारा नट है, इसमें बहुत सारा बोल्ट है, एक साइज का है और एक टाइप का थ्रेड का है। तो उसमें कोई भी नट को उठा लीजिए, इसमें कोई भी बोल्ट को उठा लीजिए, उसके साथ फिट हो जाएगा, उसको नॉन सिलेक्टिव असेंबली बोला जाता है। तो सिलेक्टिव असेंबली और नॉन सिलेक्टिव असेंबली के बीच का जो फर्क आप समझ गए होंगे। सिलेक्टिव मतलब एक परफेक्ट बोल्ट एक परफेक्ट नट के साथ फिटिंग होगा, वही सिर्फ वो कोई और बोल्ट नट के साथ फिट नहीं होगा। मगर नॉन सिलेक्टिव में क्या होगा, सपोज सेम डायमेंशन और सेम थ्रेड का है
तो कोई भी नट को उठा लीजिए, कोई भी बोल्ट को उठा लीजिए, उसके साथ वो फिट हो जाएगा। सिलेक्टिव असेंबली में कॉस्टली है, स्लो भी है, प्रोसेस स्लो है, क्योंकि एक बोल्ट को एक नट के साथ ही फिट होगा और इसका मेंटेनेंस ऑल्सो डिफ़िकल्ट है। सपोज एक पार्ट टूट गया, वो पार्ट कोई भी और रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। मगर नॉन सिलेक्टिव में क्या होगा ना, इसका जो कॉस्ट है कम है और प्रोडक्टिविटी स्पीड है, और उसके साथ इसका मेंटेनेंस वेरी इजी है नॉन सिलेक्टिव में, क्योंकि कोई भी पार्ट उठा लीजिए और उस पार्ट में वो एक्सचेंज हो जाएगा, फिट हो जाएगा। इंटरचेंजेबिलिटी, द मेकिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ मशीन्स विथ सच टॉलरेंस दैट एनी पार्ट विल प्रॉपरली फंक्शन इन एनी ऑफ द मशीन्स। देखो, जब मास प्रोडक्शन में हम पार्ट्स बनाते हैं तो हम सब पार्ट को एक ही पार्ट जैसे बना नहीं पाएंगे, कुछ टॉलरेंस में ऐसे बनाएंगे जो विदिन जो टॉलरेंस बनाएंगे तो वो कोई भी पार्ट उठा लीजिए, कोई भी नट उठा लीजिए और दूसरा नट बोल्ट के साथ वो फिट हो जाएगा। तो उसका विदिन कोई टॉलरेंस दिया जाएगा, कोई लिमिट दिया जाएगा, वही लिमिट का अंदर में हम बना सकते हैं, एक दूसरे से इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं, तो उसको इंटरचेंजेबिलिटी बोला जाता है। जो लिमिट दिया जाता है वो इंडिया में उसको BIS स्टैंडर्ड बोला जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऐसे ही और भी स्टैंडर्ड है, ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम, जर्मन स्टैंडर्ड, ऐसे बहुत कुछ स्टैंडर्ड दिया गया है। तो उसी का अंदर में काम होता है। हमारा इधर इंडिया में BIS चलता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसी का अंदर में हम काम करते हैं। आज का टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारा चैनल यांत्रिक बोल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं और एक नया टॉपिक, नया जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।